नमस्ते, राधे राधे। मैं रेखा। मैं फिर आ चुकी हूँ एक कहानी लेके, एक कथा लेकर, जो बहुत ही पौराणिक कथा है और बहुत अच्छी कथा है। दस्यु माता की अभी आने वाला है। होली के 10 दिन बाद इसका व्रत किया जाता है और ये हर सुहागन इसका व्रत करती है। और इस डोरे की कथा है ये, जो कि मैंने धारण कर रखा है। तो कथा इस तरह से है। एक नगरी में एक राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती, रानी दमयंती रहा करते थे। उनके 2 पुत्र थे। बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे वो। एक दिन उनके महल में एक ब्राह्मणी आई। उन्होंने दसा डोरा पहन रखा था और वो महारानी को कहने लगी कि महारानी, आप भी दशा माता का व्रत किया करो। काफ़ी अच्छा व्रत रहता है घर के लिए, सुहाग के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो रानी को ये बात समझ आई और जिस दिन दशा माता का व्रत था, तो उन्होंने कहा महारानी ने कि ब्राह्मणी से कि मुझे कथा सुना दो और मुझे डोरा भी दे दो। तो उन्होंने वहीं कथा सुना दी और उन्होंने ये डोरा धारण कर लिया। तो जैसे ही राजा आए और राजा ने रानी के गले में दशा माता का डोरा देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना जाने रानी से कहने लगे, तुमने ये क्या पहन रखा है? इसे अभी के अभी उतारो। तुम्हारे पास इतने गहने हैं तो तुमने यह सूत का डोरा क्यों पहन रखा है? उन्होंने तोड़कर, और वहाँ आग था, आग जली हुई थी, उसमें डाल दिया। महारानी ने एकदम पहले तो उस डोरे को बचाया, पर वो जल चुका था और उसको लेके पानी में घोट के वो पी गई और राजा जी से बोलने लगी कि महाराज, आपने बहुत गलत किया है। ये दशा माता का डोरा था और अब शायद हमारे साथ कुछ बुरा हो। और वो दशा माता क्षमा मांगती है कि दशा माता, मुझे माफ़ कर दो। ये जो कुछ हुआ है ये गलती से हुआ है। महाराजा को कुछ पता नहीं था, इसलिए आप माफ़ कर दो। पर ये बहुत बड़ी गलती थी। अब इसके आगे क्या होता है? जब राजा उसी रात में राजा नींदों में थे तो उनके स्वप्न में 2 औरतें दिखती है। एक दरिद्र औरत जो घर में महल के गेट से अंदर आ रही है और एक अच्छी सजी सवरी सी औरत जो घर से महल के गेट से बाहर जा रही है। वो जब आंखें खोलते फिर बंद करते, वापस से वही स्वप्न उनके बार बार में आता। सवेरे उठकर वो बहुत चिंतित थे और महारानी को वो सपना सुनाया। महारानी चिंतित हो गई और उन्होंने कहा कि महाराजा जी, ये मुझे लगता है व्रत का ही दोष है। हमारे जो दशा, अच्छी दशा बाहर जा रही है और बुरी दशा अंदर आ रही है। एक आध दिन बाद आकाशवाणी हुई जोर से और राजा से कहने लगी कि या तो तुझे 12 साल के लिए नगरी छोड़नी पड़ेगी, तुझे तेरा राज्य सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, या फिर 3 दिन की विपदा तुझे झेलनी पड़ेगी, जो तुझे पूरी नगरी को झेलनी पड़ेगी, तेरा पूरे राज्य को झेलनी पड़ेगी। तो तुझे क्या मंजूर है? राजा सोचते हैं कि 3 दिन की विपदा झेल लेते हैं, 12 साल तो बहुत लंबे होते हैं। तो आकाशवाणी वहीं थम गई कि 3 दिन की विपदा ठीक है। तो 3 दिन की विपदा कहते ही पहले तेज बारिश होती है। इतनी तेज बारिश होती है कि 1 आध घंटे में ही आधी नगरी डूबने में आ जाती है। राजा की आधी नगरी डूबने में आ जाती है। वहाँ के सारी प्रजा चिंतित हो जाती है और महल में आकर राजा से मदद मांगने की गुहारी करने लग जाती है वहाँ की प्रजा।
राजा चिंतित हो जाता है कि अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, 3 दिन में तो मेरी पूरी नगरी ही पानी में समा जाएगी। वापस से भगवान से क्षमा मांगते हैं राजा और कहते हैं कि मुझे 12 साल का वनवास स्वीकार है, और क्योंकि ये 3 दिन की विपदा मेरी प्रजा को झेलनी पड़ेगी, इसलिए मुझे ये 3 दिन की जो विपदा है वो नहीं देकर मुझे 12 साल का कारावास मंजूर है। ठीक है। अब जैसे ही सुबह होती है तो वो बिना किसी से कुछ कहे, अगर कुछ कहते तो वहाँ की प्रजा उनको जाने नहीं देती, तो बिना कुछ कहे दोनों, उनके राजकुमार, उनके बेटे और महारानी पीछे के गेट से निकल जाते हैं। अब जैसे ही निकलते हैं, आगे रास्ते में पहुँचते हैं वो, तो उनके पुत्रों को भूख लगती है बहुत तेज। वो कहते हैं कि पिताश्री, हमें भूख लग रही है, हमें कुछ खाना है। तो आगे एक पेड़ था, बेर का पेड़, काफ़ी लदा हुआ था, पूरा लदा हुआ था पेड़। तो राजा सोचता है कि चलो अभी बेर ही तोड़ लूँ और बच्चों का पेट कुछ भर जाएगा इससे। जैसे ही बेर तोड़ने जाता है, बेर ऊपर चला जाता है। राजा को कुछ बात समझ नहीं आती, पर महारानी समझ जाती है कि हमारी बुरी दशा है, अब शायद क्या पता हमारे साथ क्या क्या बुरा होने वाला है। काफ़ी कोशिश करने के बाद राजा हार मान के आगे बढ़ते हैं कि चलो, उनके बच्चों से कहते हैं चलो आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। आगे जाते हैं, फिर उन्हें एक तालाब दिखता है। वो सोचते हैं कि यहाँ से कुछ मछली पकड़ ली जाए, वही सेक कर बच्चों को खिला दूँगा। उन्होंने मछली का शिकार भी किया, मछली सेकी, लेकिन वो सीखी हुई मछली उछलकर तालाब में चली जाती है। अब राजा को समझ आ चुका होता है कि अब ये मेरी बुरी दशा है और इसका भुगतान मेरे बच्चों को भोगना पड़ेगा। पूरे दिन से प्यासे भूखे थे वो चारों। राजा को बच्चों का दुख समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने, दूसरा दिन हुआ और उन्होंने आगे एक पति पत्नी ऊँट को चरा रहे थे। तो राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि 12 साल के लिए मेरे बच्चों की देख रेख कर सकते हो, 12 साल के बाद मैं अपने बच्चों को ले लूँगा। वो दोनों दंपति कहते हैं ठीक है, दे जाओ, है ना। वो सोचते 12 साल बाद कौन आता है, हमारे काम आएंगे ये बच्चे, ऊँट चराने में काम आ जाएंगे। ऐसे सोचकर वो दंपति उन दोनों बच्चों को ले लेते हैं। अब राजा उन दोनों को, राजा रानी दोनों को गले लगकर उनको सौंप जाते हैं कि 12 साल बाद आएंगे और हमारे बच्चे हमें वापस सौंप देना। ऐसे कर कर आगे बढ़ते हैं। वो आगे चलते उनको आगे के जो नगर आता है, तो राजा कहता है यहाँ मेरे पास में, इसी नगर में मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त रहता है, यहाँ के राजा है जो, तो वहीं जाए, वो हमारी हो सकता है कुछ मदद कर ले। वहाँ जाते हैं तो खाने पीने की पूछते हैं वो उनके मित्र, तो कहते हैं कि नहीं, खाना वाना, उन्हें पता था खाना पीना नहीं हो पाएगा हमारा, तो कहते हैं कि हमें बस आराम करना है, आज की रात गुजारनी है, कल हम निकल जाएंगे। राजा उनका दोस्त उनकी हालत देखकर काफ़ी चिंतित होता है, पर उनको रुकने की एक कमरे में दोनों रुकते हैं राजा रानी। तो क्या होता है, एक दीवार पर एक मोरनी बनी हुई रहती है और दीवार पर एक महारानी का, जो वहाँ का राजा था, उनकी पत्नी का हार टंगा हुआ रहता है, 9 लाख का हार होता है जो। और जब रानी जो सोई हुई होती है, वो रानी दमयंती, वो देखती है कि मोरनी उस हार को निगल रही है। वो अपने पति को उठाती है, महाराज राजा नल को, कि देखिए मोरनी ये हार को निगल रही है, क्योंकि हमारी दशा अच्छी नहीं है अभी, और अब ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर आने वाला है। तो ये जो इल्ज़ाम हमारे ऊपर आए, उसके पहले हम यहाँ से निकल जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त तो समझ जाए, पर उनकी पत्नी नहीं समझेगी, तो उसके पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग रात को ही चोरी छिपे वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन वही उनके दोस्त की पत्नी जब देखती है कि मेरा हार यहाँ नहीं है, तो अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हारा दोस्त आया था
तो वो हार मेरा हार ले गया है। वो राजा नल को जानते थे उनके दोस्त, वो उनकी दशा समझ जाते हैं कि कुछ उनके साथ बुरा हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कहते। अब वो राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती आगे जाती है। अब आगे जाते जाते जो राजा नल थे उनकी बहन का जो ससुराल था एक उसी नगर में थे जहाँ वो चल रहे थे। तो उन्होंने खबर पहुँचाई कि इस नगरी में मेरी बहन रहती है, तो उनको सूचना दे दी जाए कि उनका भाई भाभी आए हुए हैं। तो उनकी बहन को जब सूचना मिलती है बड़ी खुश होती है, क्योंकि काफ़ी दिनों में वो अपने भाई को मिलने का मौका मिलता है। दशा पूछती है वो, तो बोलती है कहने वाली कि काफ़ी बुरी दशा थी, बहुत थके हुए थे, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। तो उसकी बहन बड़ी चिंतित होती है राजा नल की। काफ़ी सारे वो पैसे, कपड़े, जेवर वगैरह ले जाती है और अच्छे थाल में खाना वगैरह ले जाती है कि भाई क्या पता कि क्यों है इस दशा में, कुछ समझ नहीं आता। जब उनकी बहन खाना वगैरह देने आती है तो जब वो जो धन वगैरह कपड़े वगैरह होते हैं वो तो कंकर मिट्टी बन जाते हैं और खाना कीड़े मकोड़े, पूरी थाल कीड़े मकोड़े, बासा हुआ खाना था जिसमें कीड़े हुए लग रहे थे। राजा नल तो समझ जाता है कि ये हमारी दशा है, इसलिए अच्छा खाना भी बुरा हो गया। पर रानी ननद है इसलिए टोंट मार देती है कि आपकी बहन ने भी हमें बासा हुआ खाना खिलाया। भाभीियों की आदत होती है नंदों को ताना मारने की, तो वो वहाँ ताना मार देती कि आपकी बहन ने भी हमें बासा खाना खिलाया। राजा नल बोलते ऐसा नहीं है, अभी हमारी दशा खराब है। पर वो रानी कुछ समझती है कुछ नहीं समझती। अब वो उस खाने को उसकी बहन वहीं गाड़ देती है। उसकी बहन को समझ नहीं आता कि वो सोचती है मैं तो अच्छा खाना लाई थी, कैसे हो गया। तो भाई वहीं मतलब भाई बहन दोनों मिलके वहीं खाना गाड़ देते हैं और वहीं वो जो कंकर मिट्टी वगैरह जो पैसे वगैरह हो जाते हैं ना, उनको वहीं गाड़ देते हैं। राजा नल को पता था जब हमारी दशा अच्छी होगी तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब इस तरह से चलते जाते हैं। अब दोनों ही आगे जाके फैसला लेते हैं कि अब हमें यहाँ से बिछड़ना होगा। तो आगे एक नगरी होती है, वो नगरी जो रानी दमयंती है उनकी बहन की होती है। उनकी बहन वहाँ की रानी होती है। पर अब वो सोच लेती है कि हमें अभी यहाँ 10-12 साल बिताने हैं। अगर कहेंगे तो यहाँ भी हमें कुछ नहीं मिलेगा और जो हमारी मदद करेगा वो मदद भी नहीं हो पाएगी। तो हम वो दोनों अपनी पहचान छुपाते हैं। वो तो राजा नल तो बन जाता है किसान और रानी दमयंती वहाँ की दासी बन जाती है, उनकी बहन की महल की दासी बन जाती है। इस तरह से उनका गुजारा होता रहता है। ऐसे करके 12 साल वह बिता लेते हैं। जब 12 साल ख़त्म होने वाले होते हैं, जब एंड चल रहा होता है, तब अब उसे रहा नहीं जाता। अब उसकी बहन को जब वो देखती है, उसका रानी दमयंती घूंघट में रहती है, अपनी बहन को देखती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते कि मेरी बहन पास में ही है पर मैं बात भी नहीं कर पा रही। एक बार रानी दमयंती की बहन उनकी बहन रानी दमयंती को बुलाती है और जब वो स्नान गृह में रहती है तो पीठ का जो मेल है वो कहती है कि तू मेरी पीठ साफ कर दे। रानी दमयंती घूंघट में रहती है, उनकी पीठ साफ करते करते वो रोने लग जाती है और आंसू पीठ पे टिपक जाते हैं। महारानी बोलती है कि तू क्यों रो रही है दासी, तुझे क्या दुख है। फिर वो बोलती है कि मेरी बहन उनकी बहन के एक निशान था कि मेरी बहन के भी ऐसा निशान है। तो झट से घूंघट देखती है और वो कहती है तू तो मेरी बहन है। गले लगती है, काफ़ी सारी बातें होती है। रानी दमयंती सारी दशा बताती है कि मैं 10-11 साल से आपकी ही नगरी में हूँ, पर मुझे दासी का बन के रहना पड़ा, क्योंकि अगर आपको पता चल जाता तो आप मेरी मदद करते और मदद करते तो उसका परिणाम कुछ भी नहीं होता, हमें यहाँ से भी छोड़ना होता। इसलिए हमें यहाँ शरण चाहिए थी और आश्रय चाहिए था हमें यहाँ पर, और मेरे पति किसान बने हुए हैं आपकी ही नगरी में। फिर उनकी बहन सारी चीज़ें समझती है और उनके 12 साल कुछ दिनों बाद ख़त्म हो जाते हैं। जब उनकी दशा अच्छी हो जाती है फिर वो राजा
नल रानी दमयंती को काफ़ी अच्छा स्वागत करते हैं, काफ़ी सारा धन देकर, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर रथ में उनको विदा करते हैं कि अब तुम अपने नगरी में जा सकते हो। 12 साल हो चुके। वो रानी दमयंती माता रानी के हाथ जोड़ती है, दशा माता का, कि माता रानी अब हमें हमारी नगरी पहुंचा दो, हमारे पुत्रों से मिला दो जल्दी से, और हमें हमारी नगरी पहुंचा दो। अब से सही हो गया 12 साल कि हमने कारावास, मतलब 12 साल का वनवास हमने काट चुके हैं। तो सबसे पहले वो चलते रहते हैं। सबसे पहले उनकी बहन की नगरी आती है। राजा नल और रानी दमयंती वापस या उनकी बहन को खबर पहुंचाते हैं कि उनके भाई भाभी आए हैं। तो वापस से एक दासी उनकी बहन से कहती कि आपके भाई भाभी आए, पर इस बार अच्छी दशा में है, अच्छे वस्त्र पहने हैं, रथ में आए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। उनकी बहन वापस से पैसे, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना बनाकर लाती है। फिर जब वो रानी दमयंती देखती, जब कहती जब बुरे दिन थे मेरे, तब तो आप बासा खाना लाए थे, आज हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। वो उनकी ननद कहती है भाभी मैं कल भी वही खाना लेके आई थी, आज भी वही खाना लेके आई हूँ। तो दोनों भाई बहन वहाँ से ही वापस गड्ढा हटाते हैं। तो उस वक्त सतयुग था, इतना मतलब वो खाना 10-12 साल पहले जो गाढ़ा था वो अभी भी गरम गरम ताज़ा खाना रखा हुआ था वहाँ पर, क्योंकि वो अपनी बहन का, राजा नल ने इसलिए छुपाया था वो खाना क्योंकि वो अपनी बहन को सही साबित कर सके। रानी से कहती है कि मेरी बहन सही थी, हमारी दशा गलत थी। बहन से विदा लेता है, आगे जाता है, उसके दोस्त की नगरी आती है। वापस से दोस्त के यहाँ खबर पहुँचाते हैं, दोस्त के यहाँ खबर पहुँचती है कि आपका दोस्त आया है। फिर वापस रानी कहती है वो दोस्त की पत्नी कि आपका दोस्त पहले मेरा नौलखा का हाल लेके गया था, अब क्या पता क्या लेके जाएगा। फिर भी वह उनका स्वागत करते हैं। फिर आपस वो जो राजा रहते हैं वो अच्छे कमरे में उनको दूसरे कमरे में रुकवाते हैं। रानी दमयंती राजा नल कहते हैं हमें उसी कमरे में रुकवाया जाए जहाँ पहले ठहराया था। वापस से मोरनी बनी हुई थी और वो वापस मोरनी उस टाइम रात को वापस हार निकाल रही थी। ये चीज़ उन्होंने राजा नल को दिखाई। राजा नल जल्दी से वहाँ के राजा अपने दोस्त को बुलाया और वो मोरनी जैसे हार निकाल रही थी, ये दृश्य सबने ही देखा। राजा नल ने अपने दोस्त से और उनकी वाइफ से कहा हमारी दशा खराब चल रही थी, इसलिए मोरनी भी हार निकल गई थी। अब देखो ये मोरनी, दीवार पे टकी हुई मोरनी वापस से हार निकाल रही है। ऐसा करके आगे चले वापस से वहीं जगह जहाँ उन्होंने अपने पुत्रों को छोड़ा था। अब वो पुत्र काफ़ी बड़े जवान हो जाते हैं, तो वो पुत्रों को पहचान नहीं पाते, पुत्र भी अपने माँ बाप को नहीं पहचान पाते। तो उनसे कहते हैं जो ऊँट चराने वाले कि हमारे पुत्रों को हमें सौंप दीजिए, 12 साल हो चुके हैं, अब हमारी नगरी में जाएंगे। लेकिन वो बदल जाते हैं, वो कहते हैं ये हमारे पुत्र है। उनको भी उनसे लगाव हो जाता है और वो पुत्र देने से मना कर देती है। तो जब जो वहाँ का राजा रहता है, वहाँ की न्याय लेने के लिए वहाँ जाते हैं वो। तो वहाँ के राजा रहते हैं जो न्याय करते हैं कि पहले सतयुग था, तो पहले इस तरह से न्याय होता था कि दोनों माँओं को आमने सामने खड़ा कर देते हैं, बच्चों को खड़ा कर देते हैं कि जो असली माँ होगी माँ के आंचल से दूध निकल के बच्चों के मुंह में चला जाएगा। पहले सतयुग था तो इस तरह से हो जाया करता था। तो जो असली माँ थी रानी दमयंती, उनके आंचल से दूध निकल के उनके दोनों बच्चों के मुंह में जाता है। वहाँ बस न्याय हो जाता है कि यही इनकी माँ है, तो उनके बच्चे उनको मिल जाते हैं। ऊँट चराने वालों दमयंती को भी वो धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे बच्चों को 12 साल तक देखा। वहाँ से विदा लेते हैं। अब वापस वहीं तालाब के पास जाते जहाँ उन्होंने मछली सेकी थी, वापस से वही तली हुई मछली अंदर थी, वापस से वही दृश्य। फिर आगे जाते हैं, बेर का पेड़ वही लदा हुआ था पूरा नीचे। जब उन्होंने तोड़ा तो वापस नीचे का नीचे था, क्योंकि उनकी दशा सही हो चुकी थी। जैसे उन्होंने वहाँ की नगरी में पैर रखा 12 साल पहले जब निकले थे वो, तो वहाँ की 12 साल तक वह नगरी पूरी अकाल से भरी हुई थी, क्योंकि वहाँ न तो पानी बरसा था। पूरे वहाँ की जो प्रजा थी, मतलब बहुत गरीब से गुजर रहे थे। वहाँ अकाल हो चुका था पूरी तरह से। जैसे ही राजा ने उनकी नगरी में पैर रखा, उसी टाइम बारिश हुई बहुत तेज़। 12 साल बाद उस गांव में बारिश हुई थी, काफ़ी तेज़ बारिश हुई, सब हरा भरा हो गया। जैसे वो छोड़ कर गए थे हरा भरा, वैसे ही वहाँ पर हरा भरा हो गया।
वहाँ की प्रजा समझ चुकी थी कि हमारे महाराज आ चुके हैं, तो सबने वो वैसे स्वागत किया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि बारिश हो चुकी है, हरियाली हो चुकी है, हरा भरा हो चुका है। जैसे वो छोड़ कर गए थे वैसा ही हो गया। तो वापस वो आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं। दशा माता जिस तरह से अच्छी दशा आती है वो सबको आए, और बुरी दशा जैसे आती हो वो किसी को भी ना आए। यह इस तरह से कहानी होती है। ये दशा माता की जो भूल चुकी हुई हो कुछ कहानी में तो क्षमा। बाकी ये कहानी काफ़ी अच्छी है। अभी दशा माता आने वाली है, 2-3 दिन बाद दशा माता आएगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कहानी? राधे राधे।